प्रणाम है आपको बच्चों। मैं डॉक्टर प्रशांत आपको आज DLED सेकंड सेम की हिंदी के बारे में व्याख्यान होगा आज। और दूसरी बात यह है कि हम आपको पिछली वीडियो में ये बताए थे कि अगर हमको प्रोज टीचिंग के बारे में गद्य के जो भाग हैं वो हम आपको बताए थे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर हमें बच्चों को गद्य का ज्ञान अगर हमें देना है, उसकी टीचिंग के बारे में बताना है, तो कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम बालकों को गद्य का ज्ञान दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोज टीचिंग के लिए जो विधियाँ जो बताई गई हैं वह आपकी केवल विधियाँ हैं 4। पहले आपकी अर्थ कथन, दूसरी है व्याख्यान विधि, तीसरी है आपकी विश्लेषण विधि और फोर्थ आपकी समीक्षा विधि। अच्छा, प्रथम आपकी जो अर्थ कथन विधि है तो आपको वाक्य से ही मालूम हो रहा होगा कि यह जो है यह प्रोज की गद्य के लिए यह सबसे परंपरागत आपकी विधि है, या हम इसे यूँ कहें कि ये आपकी सबसे प्राचीनतम विधियों में से एक है। ये विधि में क्या है कि आपका जो प्राध्यापक है वह भी ऐसे, यानी कि किसी भी पाठ का, किसी भी निबंध का मौखिक पाठ करता है और साथ ही अध्यांश में जो जो कठिन आपके वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं, वर्ण आते हैं, भावार्थ उनका बताता है और वाक्य के भावों को स्पष्ट तरीके से समझा देता है और उन वाक्यों को वक्तव्य यानी कि कथन पता बना करके संपूर्ण अध्यांश का जो भावार्थ है वह सामने प्रस्तुत कर देता है। और यह विधि में केवल और केवल प्राध्यापक ही कार्य आपका करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं वह केवल प्राध्यापक को कार्य करते हुए शांत होकर के देखते रहते हैं और यहाँ पर विद्यार्थी को अपना सोचने और विचारने का मौका नहीं मिल पाता है और विद्यार्थी अपने विचारों को सही प्रकार से व्यक्त भी नहीं पाता है। तो कहने का जो है मतलब है कि यह जो आपकी विधि है, ये वाली विधि में प्राध्यापक ही पूरे काम करता है और वह क्या करता है कि जो जो पाठ वह कर रहा है, जो कुछ भी वह अध्यांश में बता रहा है, वहाँ पर जो भी आपके हार्ड वर्ड्स आएंगे, वाक्य कठिन वाक्य आएंगे, तो वह सबका भाव का जो व्याख्यान है, अर्थ है, वह आपको बता देता है और विद्यार्थी उसको धैर्यपूर्वक से सुनते रहते हैं। अच्छा, सेकंड विधि है आपकी व्याख्यान विधि। ये विधि में प्राध्यापक क्या करता है कि मौखिक पठन के बाद जो भी आपके शब्द और भाव आते हैं उनकी व्याख्या करता है। अच्छा, अध्यांशों का सही और सहज भाषा में सहज वर्णों में आपके शब्दों में उनका भावार्थ भी बताता है और बाद में आपके शब्दों की व्याख्या में कौन से आपके उपसर्ग लगे हैं, कौन से प्रत्यय लगे हैं, कौन सी समास है, कौन सी व्याख्या है, कौन से विलोम शब्द हैं, कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, वह सभी स्पष्ट करता जाता है और साथ ही भावों को स्पष्ट करने के लिए वह संपूर्ण उसकी व्याख्या भी प्रदान करता है। और ये वाली विधि में भी काम करने में प्राध्यापक आगे होता है और विद्यार्थी बिना किसी काम के फालतू बैठे रहते हैं, यानी कि बिना किसी काम के
निष्क्रिय बैठे रहते हैं, सारा काम प्राध्यापक ही करता है। मतलब व्याख्यान का मतलब होता है किसी भी बात का, किसी भी वाक्य का, किसी भी अध्यांश का पूरा व्याख्या देना या उसके बारे में बताना। तीसरी है आपकी विश्लेषण विधि। यह विधि क्या है? यह विधि जो ये तीसरी विधि से सेकंड विधि जो थी आपकी व्याख्या विधि के ही समान है, और लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यह व्याख्यान विधि का एक परिमार्जित आपका ये एक रूप है। और ये क्या करता है कि ये वाली विधि में प्राध्यापक आपके भावों को और आपके शब्दों को व्याख्या के लिए बालकों से प्रश्न पूछता है और उनके उत्तर को बताता है। हम इसको प्रश्न प्रहर विधि भी कह सकते हैं। और ये वाली विधि में सबसे फ़ायदेमंद जो बात है, जो सबसे बढ़िया जो चीज़ है, वह चीज़ है कि यहाँ पर विद्यार्थी को स्वयं सोचने विचारने का मौका मिल जाता है। विद्यार्थी अपने बुद्धि के बल पर भी सोच सकता है, विचार कर सकता है कि यह पाठ में क्या ज्ञान दे रहा है। और कक्षा वैसे आपकी 8 तक यानी कि माध्यमिक स्तर पर यही जो विधि है वह सबसे बेस्ट मानी जाती है, सबसे उत्तम मानी जाती है। चौथी आपकी समीक्षा विधि। ये विधि का प्रयोग सबसे पहले उच्चतर माध्यमिक में और बड़ी कक्षाओं में किया जाता है, जैसे 10th में, 12th में, BA में, BSc में। और ये विधि में निबंध के तत्वों का विश्लेषण कर, मतलब हम जो भी पाठ पढ़ेंगे, जो भी अध्यांश पढ़ेंगे, हम उसके गुण और दोष दोनों को ही जांचने का काम करेंगे, है ना। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम उनके गुण और दोषों को जानते हैं। और इस विधि का प्रयोग जब भी हम कोई निबंध के तत्वों की व्याख्या और उनके भाव को जानने के संबंध में ही किया जाता है। प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर व्याख्या और विश्लेषण प्रणालियों को सही रूप से ही प्रयोग करना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर भाषाई ज्ञान व कौशल विकास के लिए, मतलब विद्यार्थी के स्वयं के जो भाषा के जो चारों कौशल जो हैं, कौन कौन से, बोलना, लिखना, पढ़ना और सबको सुनना, की व्याख्या के लिए विश्लेषण प्रणालियों के साथ उनकी भाषाई ज्ञान व कौशल तत्वों के विवेचन के लिए समीक्षा प्रणाली को जानना चाहिए, अपनाना चाहिए। और यही स्तर पर बालकों का सक्रिय भी होना बहुत आवश्यक है। तो ये तो थी कि 4 विधियाँ और जो हमने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वह क्या है, वह भी मैं आपको बता देता हूँ। वह है नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वह है शिक्षण में उच्चारण अभ्यास। उच्चारण अभ्यास पानी आओ कर यार ले पानी आओ कर ले पानी। अरे जैसे दूसरी बात क्या है कि जो हम पद्य साहित्य ही पहले था, जब हम हिंदी की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे, पहले पद्य साहित्य ही था, रोज़ में बहुत ही कम काम हुआ था। और यह जो आपका गद्य जो है यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में पद्य में बात नहीं करते, हम शायरी में बात नहीं करते, हम पोइट्री में बात नहीं करते, हम वाक्यों में बात आपकी करते हैं।
रोज़ में हम आपकी बात करते हैं, हम वाक्यों में बात करते हैं, मुहावरों में आपकी हम बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो भी उनके अंतर्भाव हैं वह प्रकट करने के लिए भी हमको गद्य साहित्य का ही सहारा लेना पड़ता है। और साथ ही साथ दूसरे के भावों और विचारों का ज्ञान लेने के लिए, बोध पाने के लिए भी यही साहित्य, आपका गद्य साहित्य ही महत्वपूर्ण और बेस्ट समझा जाता है। यहाँ पर क्या है कि गद्य की वाक्य रचना में सबसे बड़ी बात होती है कि जो भी आपका अर्थ है, जो उसका बेस है, अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित होती है। मतलब जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं, जानते हैं, तो हम उस भाषा के क्या क्या आपके नियम हैं, क्या क्या कायदे हैं, क्या क्या व्याकरण है, संधि क्या है, समास क्या है, शब्द कैसे बना है, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, विलोम शब्द क्या है, पर्यायवाची क्या है, ये सब जो व्याकरणीय संबंधी जो जानकारी है वह हमें गद्य साहित्य में ही ज़्यादा देखने को मिलती है। और भाषा संबंधी जितने भी आपके कौशल बताए गए हैं, वहाँ पर व्याकरण संबंधी जितने भी आपके कानून और जो नियम हैं उनका व्यवहारिक ज्ञान गद्य शिक्षण के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है, या मतलब हम उनको गद्य को पढ़कर ही समझ सकते हैं। अच्छा, दैनिक जीवन के साथ साथ जब हम पढ़ाई करते हैं तो वहाँ भी आपको हमको सब कुछ गद्य में ही मिलता है, चाहे कि आपका भूगोल हो, विज्ञान हो, केमिस्ट्री हो, इतिहास हो, सब कुछ हमको गद्य में ही, वाक्यों में ही देखने को मिलता है। तो प्राध्यापक को सबसे पहले चाहिए कि वह आपके सस्वर पठन और जो भी हम शब्द बोल रहे हैं वह बिल्कुल ठीक बोला जाना चाहिए, उच्चारण पर सही ध्यान होना चाहिए। वर्णों के आरोह और विरोह का जो क्रम है तथा बात को कहने का जो प्रवाह है, जो एक धारा है, वह भी सही होनी चाहिए। और सही अपने पूरी आवाज़ के साथ वाचन करते हुए वर्ण या शब्द विशेष के उच्चारण पर हमको बहुत ज़्यादा बल देना चाहिए और वाक्य के प्रयोगों पर, वाक्य के आपके मानकों पर हमको सही सुर, उच्चारण का साफ होना और चित आपका स्वराघात जैसे बातों पर भी आपको बल देना है। और गद्य पाठों के भाषा के कार्य के अंतर्गत जो भी आपके वाक्य हैं, शब्द हैं, वाक्यों की बनावट है ना, का भी हमको ज्ञान देने का मौका मिलना चाहिए। जैसे बिजुरी के प्रकाश में अपनी आंखें चौंधिया जाती हैं, ये हमने आपको सोदाहरण के तौर पर एक वाक्य दिया कि बिजुरी के प्रकाश में अपनी आंखें चौंधिया जाती हैं। तो ये जो वाक्य है अशुद्ध वाक्य है, इसका सही वाक्य क्या होगा? बिजली के प्रकाश में अपनी आंखें चौंधिया जाती हैं, ये आपका सही वाक्य है। तो हमको क्या है कि वचन, लिंग, विकार, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास आदि के कारण जो भी आपके शब्दों के रूप बदल जाते हैं और उनके बदलने पर बोलने में जो हमको कठिनाइयाँ जो होती हैं, गलतियाँ जो होती हैं, वह हम उच्चारण अभ्यास के उद्देश्यों को बता करके ही दूर पाएंगे। करते हुए कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहला पॉइंट आपका जो में दिया गया है, प्रथम नियम जो है वह है छात्र छात्राओं को मौन तथा व्यक्त पठन में दक्ष बनाना। वह क्या कहता है कि हमको चाहिए कि छात्र और छात्राएं चाहे वह बोल करके पठन करें, पाठ पढ़ें, या वह मौन
रह करके पाठ पढ़ें। हमको दोनों ही बातों में उनको होशियार बनाना है। दूसरा जो है नियम कि उनके शब्द भंडार में पर्याप्त वृद्धि, मतलब हमको बालकों को कहना चाहिए कि वह रोज ही 2 नए वर्णों को सीखें, नए आपके शब्दों को सीखें, ताकि उनको रोज अगर वो 2 शब्द भी सीखते हैं तो भी उनका जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि हो जाती है। नंबर 3 नियम है कि इनको भिन्न भिन्न स्थितियों के रूप पढ़ने और लिखने की और मौखिक अपनी बात को कहने की जो विचारधारा है, जो कौशल है, उसमें भी उनको बुद्धिमान बनाना है, होशियार बनाना है। चौथा पॉइंट आपका कहता है कि उनको सही बलशाली और प्रभावपूर्ण भाषा के प्रयोग में भी दक्ष बनाना है, कि मतलब बालकों को शुद्ध शब्द, प्रवाहमयी भाषा का उनको प्रयोग पता रहे और वह सबसे सही प्रकार से अपनी वाणी को बता सके। पॉइंट नंबर 6 है कि उन बालकों में भावात्मक और साहित्यिक सौंदर्य को पहचानने की भी ताकत होनी चाहिए। वह साहित्यिक सौंदर्य भी पहचान सके और काव्यगत विशेषताएं भी जान सकें, और भावपूर्ण में वह क्या बात कविता कह रही है या गद्य कह रहा है, वह भी बालकों को पहचानने की ताकत उनमें होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है कि उनमें भाषा के वैज्ञानिक धन के बारे में भी कामना होनी चाहिए, चाहना होनी। वो मतलब भाषा का जो वैज्ञानिक रूप है, कौन सा वर्ण कैसे बना, कौन सी बात कैसे हुई, तो ये भी सब उनमें जानने की एक चाहना होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 8 कहता है कि जब भी वह कोई पाठ पढ़ें तब वह उसकी समीक्षात्मक, बालकों में जो उनकी अभिव्यक्ति का जो साधन हो उसका भी विकास करना चाहिए, ताकि बालक गुण और दोष दोनों को ढंग से समझ सकें और वह किसी भी चीज़ को परख सकें। तो यह था आज का आपका शिक्षण का जो पाठ था, वह आपका संपूर्ण होता है। और जिन बच्चों ने अपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट नहीं भेजे हैं वो HOD साहब के कहने पर उनको भेज दें और अपना काम करते रहें, घर पर रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पद्य के बारे में बताएंगे, पोइट्री के बारे में बताएंगे। तब तक आप अपना जो घर है वहाँ पर सेफ रहें, अपने आप को बचाएं और अपनी खुद की मेहनत पर ध्यान दें। और यही बातों के साथ मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्र आपसे आज विदा चाहता हूँ। तो आपकी अत्यंत आपको हम शीघ्रतापूर्वक दूसरे पाठ के बारे में आपको हम बताएंगे। तब तक आप अपना कार्य करें।